नमस्कार। निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। निकोबार टाइम्स आपके लिए हमेशा हर मुद्दे में, हर मामले में जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो लाने की कोशिश करता है। अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मामले में भी हमने शुरू से ही आपके लिए रिपोर्टिंग किया है और जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाया है। आज अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंक के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं मिस्टर पीजी पॉल, जो कि एक रिटायर्ड डायनेक्स ऑफिसर हैं, वो प्रेजेंट थे। साथ ही साथ मिस्टर नंद किशोर सिंह प्रेजेंट थे, जो कि वाइस चेयरमैन है इस वक्त बैंक के, और कई और बोर्ड मेंबर्स भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कुल मिला के अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार आप जानना चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बैंक के ये अधिकारी हैं, इन्होंने जनता को मीडिया के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो जनता का पैसा डिपॉजिटेड है वो 100% सेफ है। जनता अपना पैसा कभी भी एक्सेस कर सकता है और अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कई सारी रूमर्स जो है वो फैल रहा है और जनता इन रूमर्स में ना पड़े। और कई जगह इन्होंने बताया कि बैंक में लोग पहुंच रहे हैं और अपना डिपॉजिट जो है वो विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से कई ब्रांचेस में प्रॉब्लम्स आ रहा है, पोर्ट ब्लेयर से कैश भेजना पड़ जा रहा है। तो ये सब मामलों के बारे में जो है बैंक के इन अधिकारियों ने मीडिया को ब्रीफ किया। मीडिया ने भी जो है बैंक के इन अधिकारियों से कई सवाल पूछे। मेरा नाम पीजी पॉल है। मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन है। यह 30 जून में चार्ज लिया। 30 जून से मैं इधर का चेयरमैन है और मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है। मैं रिटायर्ड हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर पोर्ट ब्लेयर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पोर्ट ब्लेयर, ये पोस्ट से रिटायर्ड हुआ। मैं सारा डिपार्टमेंट में काम किया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में और डिस्ट्रिक्ट जेल का सुपरटेंडेंट था। मैं दूसरा डिपार्टमेंट का सब असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्रेटरीट में असिस्टेंट सेक्रेटरी था। रिटायर्ड होने के बाद में मैं सीसीएस में चेयरमैन था और ये बैंक में करंट मैनेजमेंट कमेटी में इलेक्शन में कंडक्ट करके आया चेयरमैन में 30 तारीख से, जून 30 तारीख से चेयरमैन। और मैं नया कमेटी मैनेजमेंट कमेटी आने के बाद में ये जो आप लोग जो सुना है कुछ सीआईडी का इंक्वायरी चलता, वो सब शुरू हुआ। पुराना मैनेजमेंट का कोई गलती करके खबर मिला, इसलिए तो सीआईडी इंक्वायरी चलता है। उसी में कुछ लोगों को तो जुडिशियल कस्टडी में रखा है इंक्वायरी का, टीचर इंक्वायरी होने के लिए। बैंक की तरफ से पुराना चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वाइस चेयरमैन है, लोन का एक मैनेजर, ऐसे 4 जन जुडिशियल कस्टडी में है और प्राइवेट से भी 3-4 आदमी इधर से जो लोन लिया वो केस का संबंध में जुडिशियल कस्टडी में इंक्वायरी चलता है। आप लोगों को सबको मालूम है ये सब का बारे में लेकिन एक पब्लिक के बीच में वो हम लोग का लोन इधर का जो अकाउंट ओपन किया कस्टमर है उनके बीच में एक डर आ गया। कोऑपरेटिव बैंक डूब जाएगा, उनका डिपॉजिट या पैसा सब चले जाएगा, ये सब खबर थोड़ा सब जगह में हुआ और बहुत लोग हमसे भी टेलीफोन में बात किया। इसका सही में एक बात बोलने का है, ये जो केस और ये इंक्वायरी चलता उसका वजह से ये बैंक जो कोई इफेक्ट अभी नहीं है, लेकिन लोन जो दिया है बैंक जो पैसा से जो लोन दिया है
वो थोड़ा ज्यादा अमाउंट का लोन दिया, वो केस में इंक्वायरी चलता है। ये मतलब नहीं है बैंक में पैसा नहीं है, सब पैसा चोरी हो गया या डिपॉजिटर का पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो गलत है। और इसका वजह से ये गलत पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा, उसका वजह से सारा पब्लिक डर के एक एक ब्रांच से अपना डिपॉजिट विड्रॉ करता। वो एक ही दिन में ज्यादा लोग विड्रॉ करने से हम लोग का बैंक को भी एक कैपेसिटी है, पैसा बैंक में रखने के लिए, देने के लिए एक लिमिट होता, ये अब नॉर्मल लेवल में विड्रॉ होता। उसका वजह से कुछ जगह में कस्टमर का रिक्वायरमेंट का मुताबिक पैसा देने नहीं मिला, क्योंकि तो एक लिमिट में हम लोग पैसा रखता है और फोल्डर से पैसा भेजना पड़ता है। ये माफी के कुछ प्रोसीजर है। लेकिन पब्लिक जो डर के या पैनिक होके ये सोच के करने से तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हम लोग को बहुत है। दूसरा उसका साथ साथ में बैंक का कुछ लोग या पब्लिक का कुछ पॉलिटिकल लेवल में गलत प्रोपेगेंडा करता है कि बैंक सब चोरी हो गया, बैंक का पैसा सब चोरी हो गया, ये पैसा वापस नहीं मिलेगा, अकाउंट क्लोज करो, तुम लोग सब अपना पैसा वापस ले लो। ये माफी के कुछ लोग गलत प्रोपेगेंडा करता, ये सब गलत प्रोसीजर है। ये बैंक की वजह से कस्टमर का है, इतना मेंबर्स है, उनका पैसा है। अभी मैं आपको बताता, आप लोग का पैसा का कोई तकलीफ नहीं, आप लोग को कोई तकलीफ नहीं है, पैसा कभी भी मिल सकता। ये एक ही बात हमको बोलने का है। हमारे जो बैंक के वाइस चेयरमैन नंदकिशोर सिंह जी, आपके सामने में अपना। सबको नमस्कार, प्रेस मीडिया के लोगों को। मुद्दा चल रहा है अभी जनता के यहाँ आइलैंडर्स के बीच में कि ये बैंक जो बंद हो जाएगा, इसके ऊपर में करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है। इस पे विशेष बोलना ये था कि ये बैंक जो है 1966 का एस्टेब्लिशमेंट है और यहाँ के जो भी आइलैंडर्स हैं और यहाँ के सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलके ये बैंक का गठन किया था 1966 में। उसके बाद में ऑल ओवर इंडिया में देखा जाएगा तो ये बैंक लगातार तरक्की किया है और हमेशा हर साल इस बैंक को अवार्ड भी मिलता रहा है बेस्ट सर्विस के लिए और आपका इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हाँ, कुछ प्रीवियस मैनेजमेंट के तहत कुछ लोन वगैरह देने में अनियमितता बरती गई, जो रूल रेगुलेशन का वायलेशन हुआ, ऐसा एक एलिगेशन लगा हुआ है। और कुछ सेल कंपनी के द्वारा यहाँ पे लोन दे के उसको विड्रॉ किया गया है, ऐसा एक एलिगेशन लगा हुआ है। बट ये इश्यूज जो है ये अभी इंक्वायरी का मैटर है, इंक्वायरी चल रहा है, उसमें कुछ चीज़ें निकल के आए हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, उसमें कुछ एम्प्लॉय हैं, कुछ बोर्ड मेंबर्स भी हैं पुराने, और अभी भी वो प्रेजेंट, उसमें से 2 मेंबर अभी प्रेजेंट कमेटी में भी इलेक्ट होके आए हैं। तो इसमें इंक्वायरी के मैटर में मैं कुछ स्टेटमेंट, हमारा बोर्ड ये देके इसको अलग दिशा में नहीं ले जाना चाहता है। अभी जो कर रहे हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो सही दिशा में ही जा रही है, क्योंकि आप लोग को कुछ दिन के बीच में ही कुछ देखने को मिला है। जो इतने हमारे बोर्ड के मेंबर्स भी तो अरेस्ट हुए हैं, पुराने जो चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे और यहाँ के एमडी हैं। तो इसमें कुछ लोग, सारे मीडिया तो कोऑपरेट कर रहे हैं, बट कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू बैंक को अस्थिर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये बैंक बंद हो जाए। देखिए, बैंक इसीलिए बना था क्योंकि नेशनलाइज बैंक में थोड़े टफ अप्रोचेबल इजी नहीं रहता है, वहाँ में थोड़ा टफ गाइडलाइन वगैरह को फॉलो किया जाता है। और कोऑपरेटिव बैंक है कि कोऑपरेशन से चलता है और जो इजी अप्रोचेबल है कोऑपरेटिव बैंक, इसीलिए लोग ज़्यादा यहाँ पे नियर अबाउट 3 लाख कस्टमर यहाँ के डिपॉजिटर थे। और किसान, मध्यम वर्ग के, जो मिडिल क्लास के, सब लोग अपना पैसा कोऑपरेटिव बैंक में एक ट्रस्ट के तहत देते थे। ऑल इंडिया में आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक
में ट्रस्ट थोड़ा कम है, लेकिन अंडमान में बराबर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको कायम रखा, इसलिए लोग ज़्यादा जुड़े थे। और हमारा एक समय में कम से कम 1300 के आसपास रिजर्व फंड था और बहुत सारे लोन वगैरह दिए थे। अब कुछ लोन एनपीए होने के कारण, एनपीए का 2 रीजन था। एक तो बिफोर आपका जो कोरोना के बिफोर जो भी लोन थे वो लोन रोटेशन में तो चल रहे थे, मतलब इंटरेस्ट भी आ रहे थे, डिपॉजिट भी कंटिन्यू रोटेशन में थे, लेकिन बिजनेस रुकने के कारण कुछ कठिनाइयां बिजनेसमैन के सामने आई, जो प्रॉपर 2 साल तक तो लॉकडाउन में उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया, उससे एनपीए में आ गए। लेकिन उसी बीच में कुछ सेल कंपनी की इशू आए, डीआरसी सर ने एफआईआर किया आपको 15 तारीख को, 15 मई को, उसके तहत इंक्वायरी चल रही, तो उसमें हम लोग फुल कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर बैंक का साथ में फ्रॉड हुआ है, बैंक का पैसा को गलत तरीके से निकाला गया है, उसके ऊपर कार्रवाई तो स्ट्रांग होगी और हमारा बैंक इसमें 100% कोऑपरेट करेगा, कोई भी गलती को छुपाने की कोशिश कहीं नहीं करेगा। प्रेजेंट बोर्ड अभी हमारे पास चुनौती है कि हम बैंक को कैसा स्टेबल करें, डिपॉजिटर का पैसा को कैसे उनको विश्वास दिलाएं कि उनका पैसा बैंक में सेफ है। अभी कुछ कारण से जो रिस्ट्रिक्शन है कि कैश का शॉर्टेज जो लोगों के बीच में आ रहा है कि 25,000 के ऊपर नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग उनको पैसा देने के लिए भरपूर अभी भी मजबूती में हैं। हम आपका आरटीजीएस, ऐसी गवर्नमेंट भी बोलती कैशलेस होना है, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हमने डिजिटल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट अभी तक फॉलो करके चल रहे हैं और जितना पैसा आरटीजीएस में करना है, ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, उसमें कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं। बाकी मैक्सिमम हमारा प्राइम, अभी हम लोग मैनेजमेंट ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एनपीए है उसको कैसा रिकवरी करें, उसको सेटलमेंट कैसा करें, इसमें हम लीगल स्टेप ले रहे हैं और तुरंत ही इसके ऊपर में रिजल्ट आएगा और मैक्सिमम एनपीए का पैसा रिकवर करके बैंक में लिक्विड में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फ्रेश लोन दें और लोगों को विश्वास को भी जीते और बैंक को ट्रांजैक्शन प्रॉपर ढंग से चले। लेकिन हम लोग इंक्वायरी के मैटर में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो अभी चल रहा है, जब तक चार्जशीट कंप्लीट नहीं होता तब तक इसमें कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा। और एक चीज है, ये बैंक के केस में रजिस्टर हुआ, केस रजिस्टर हुआ है, एनक्वायरी चलता है, सीआईडी डिपार्टमेंट एनक्वायरी चलता है। ये एनक्वायरी चलने के टाइम में कुछ लोगों को वो जुडिशियल कस्टडी में लिया है। इसका मतलब ये नहीं है वो गलती हुआ है, उसका गलती दिया है, जजमेंट होने का बाद में वो लोग फ्री होने से तो बाहर आ जाएगा, और नहीं गलती पकड़ लिया कल्पित होने से तो उनको कोर्ट जज को सजा देगा। सजा जब तक नहीं मिलता वो लोग जेल में होने से भी अंडर ट्रायल बोलता, दूसरा सजा मिलने के बाद में उसको कन्विक्ट बोलता। तो ये अभी पब्लिक के बीच में जो एनक्वायरी का जो चलता है वो लोग को कन्विक्ट का माफी की सोच के बात करता, ये गलत है। ये कन्विक्ट बोलना नहीं है, जब तक एनक्वायरी कंप्लीट करके उनको जजमेंट देगा उसका मुताबिक है गलती किया वाला कन्विक्ट होएगा। बाकी जो अंडर ट्रायल है, ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में वो लोग वापस आएगा, वो भी दूसरा। ये अंडर ट्रायल में भी ये उनका एनक्वायरी कंप्लीट हो गया, बेल में बाहर आ सकता, बाहर आएगा। इसलिए ये टाइम में हम लोग कभी नहीं सोचना जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है या जो आदमी अंडर ट्रायल है, कस्टडी में रखा, वो सब कन्विक्ट करके नहीं सोचना। बैंक का हेल्थ अच्छा है, बताइए फिगर्स दीजिए कि कितना डिपॉजिट आपके पास है, कितना लोगों ने डिपॉजिट किया और कितना अभी तक
मतलब सेफ है आपके पास कि लोग डरे ना, आपके पास रिजर्व कितना फंड है, कहाँ आपने इस्तेमाल किया है, मतलब लोगों को बताने के लिए कि कितना हेल्थ अच्छा है बैंक। ये थोड़ा रिगु थोड़ा उधर। ये बैंक अभी ऑल इंडिया लेवल में कोऑपरेटिव बैंक में एकदम टॉप है। हर एक साल में इधर में हम लोग को अवार्ड मिलता इधर का परफॉर्मेंस के मुताबिक है। ये जो बोला फिगर थोड़ा बताओ, आप बता दो, आप बता दो फिगर पढ़ के दो। रिजर्व बैंक से चाहिए तो वो भी बोल दीजिए। देखिए, अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस 2006 में आरबीआई द्वारा दिया गया था और आज के दिन में हमारा बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है 1079 करोड़ है और जितने भी डिपॉजिटर्स हैं मैं ये बोलना चाहूँगा ये बैंक के आरबीआई का एक स्कीम होता है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कवर। तो सभी डिपॉजिट आरबीआई के इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर है। और जैसा आपने पूछा था तो रिजर्व्स का एक पॉइंट, स्टैट्यूटरी रिजर्व जो बैंक का है वो अराउंड 85 करोड़ है और बाकी जो मैंडेट होता है जो आरबीआई के हिसाब से CAR कार जो कहते हैं जिसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं वो 9% होना चाहिए, बैंक का है 14.3%। ठीक है। डिपॉजिट 1000 डिपॉजिट आप बोल रहे 1000 करोड़ लोगों का डिपॉजिट है और आपके पास रिजर्व फंड 85 करोड़, तो ये बहुत बड़ा गैप है। ये स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है सर, जो एवरी ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसको अप्रोप्रिएट करके स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया जाता है। सर तो टोटल लोन्स कितना इशू किया बैंक ने अब तक? टोटल लोन का आउटस्टैंडिंग 975 करोड़ है सर। ग्रॉस एनपीए क्या है सर टोटल आउटस्टैंडिंग लोन? परसेंटेज में परसेंटेज में 49 का मैं चार्ज लेने के टाइम सर ये हम लोग नया बोर्ड चार्ज लेने के टाइम में 49% एनबीए का। सर तो अभी अभी कितना सर प्रेजेंट आप लोगों ने रिकवरी के लिए नया बोर्ड नया रिकवरी के लिए एफर्ट्स तो आप लोगों ने किया होगा, अभी एट प्रेजेंट ग्रॉस एनपीए क्या है? ये कितना 57% है। आप लोग नया बोर्ड आने के टाइम पे 49 था। 49 था, अभी 57। सर एसबीआई है जो भी नेशनलाइज बैंक है, सिंगल डिजिट में जो है ग्रॉस एनपीए होता है। आप लोग बोल रहे हैं आप लोग जो है अंडमान में सबसे जो है भरोसेमंद बैंक है और गवर्नमेंट बैंक है। सर आपका ग्रॉस एनपीए आज के डेट में 57% है, आपका डिपॉजिट और जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है और उसमें से भी 57% आपका ग्रॉस एनपीए यानी कि लगभग जो है 500 करोड़ के आसपास आपका ग्रॉस एनपीए होगा फिगर से। जब इतना ग्रॉस एनपीए होगा तो सर पब्लिक अंडमान के पे क्यों भरोसा करे? आप लोग सामने आके आज बोल रहे हैं कि पब्लिक भरोसा करे, तो क्यों आप पे भरोसा करे? इतना ग्रॉस एनपीए अगर किसी बैंक का है कैसे वो बैंक आगे सर्वाइव करेगा सर? क्या प्रॉब्लम? अभी हम लोग नया बोर्ड आके ये एनपीए को डाउन करके लाने के लिए हम लोग बहुत स्टेप ले लिया है, करते रहता है जो रिकवरी। और जो लोग लोन वापस नहीं दिया इंटरेस्ट के साथ में उनका जो मॉर्गेज दिया वो असेट हम लोग डिस्पोज करके वो पैसा वापस लेना, वो 3-4 केस सब लोग फाइनलाइज भी किया, वो सब रिकॉर्ड में आया नहीं जो क्योंकि वो आए। ये स्टेप हम लोग न्यू बोर्ड स्पेशल इंटरेस्ट लेके अटेंशन देके ये माफी स्टार्ट किया। हम लोग खाली 1 महीना भी हुआ नहीं है, फिर 30 तारीख को हम चार्ज लिया।
तो हम लोग ये शुरू कर दिया। और बाहर से जो आया हमारा डायरेक्टर नॉर्थ मिडिल ले वो लोग सब मिलके अभी भी बात करके मिलाए हम लोग। एक टीम इधर से भी कुछ लोग दिगलीपुर तक विजिट करेगा, हर एक जगह में बैंक में वो डिटेल डिस्कशन करके रिकवरी का अरेंजमेंट करने के लिए करता है। ये हम लोग स्टार्ट कर दिया। इनका रिजल्ट मिलने के टाइम में आपका एनजीओ डाउन होगा। तो आप अभी वो क्वेश्चन पूछा तो सही है। मैं अभी 1 महीना भी नहीं हुआ उसके अंदर में ये सब रिकवरी करके इंडिया डाउन क्यों नहीं किया करके जवाब देने से आप हमको टाइम दीजिए। मैं शुरू किया। इसमें एक चीज था सर, जो एनपीए का जो फिगर है नियर अबाउट 550 करोड़ जो दिया, इसमें लास्ट 28 को हमारा मीटिंग था, उसमें हम लोग एक इंडिविजुअल रिकवरी से अच्छा है कि एक प्रपोजल, एक एआरसी कंपनी होती है जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जी, इससे हमारा बातचीत स्टार्ट किया है। हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि ये कंपनी एसेट को परचेस कर लेती है, एनपीए एसेट को, और 2-3% कुछ उनका मार्जिन होता है रख के वो पैसा, लिक्विड पैसा बैंक को दे देती है और वो रिकवरी करती है। तो हम लोगों ने सोचा कि इमीडिएटली बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ ठीक करने के लिए रिकवरी फास्ट होना चाहिए। इंडिविजुअल रिकवरी एज पर सरफेसी एक्ट के तहत ही हम लोग बैंक आपका जो भी प्रॉपर्टी, अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं तो इसके लिए इंडिविजुअल में बहुत डिले होगा। तो इसीलिए पॉलिसी डिसीजन ये लिया है कि ऐसे कोई कंपनी जो एआरसी कंपनी है उनके साथ बात किया जाए और उस प्रॉपर्टी को एक पॉलिसी डिसीजन के तहत उनको सेल कर दिया जाए और उससे लिक्विड मनी जो आएगा, जो हमारे लोन, जो फ्रेश लोन है, ये जो किसान केवाईसी केआरसी है, केसीसी लोन वगैरह है, और जो लोगों का पैसा प्रॉपर ट्रांजेक्शन कर सके, तो ये एक डिसीजन हमने लास्ट मैनेजिंग बोर्ड में लिया है 28 तारीख एआरसी से कितना फर्क पड़ेगा, कितना रिकवरी आपका हो जाएगा, कितना एंट्री डाउन होगा, तो टारगेट तो आपने एस्टिमेट किया? अभी सर स्टार्ट हुआ है, हमने डेलीगेट किया है कि वो एम्प्लॉय को भी इंसेशन मीटिंग करने के लिए उनकी टीम आती है और उनका टेक्निकल टीम आके एसेस करती है। हमारा 550 अगर बुक वैल्यू अगर एनपीए है तो उनका टेक्निकल एसेस करके उसके बाद में वो परसेंटेज के हिसाब से वो पैसा हमको लिक्विड मनी देगी, तो हम इमीडिएटली रिलीव कर सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं कि हमारे जो डिपॉजिटर है उनका पैसा सेफ है। और जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रोटेशन होगा, तो इससे हमारा इनकम बढ़ेगा। जब से ये मामला उछला है तब से कितने लोगों ने बैंक अकाउंट क्लोज किया है? क्लोज तो बैंक अकाउंट नहीं करे, विड्रॉल के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल भी अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। ये तो डाटा मेरे पास अभी 1% नहीं है, विड्रॉल के लिए तो आ रहे हैं। और विड्रॉल लिमिट अगर आप कह रहे हो कि बैंक अच्छे हेल्थ स्टेट में है तो फिर विड्रॉल लिमिट को क्यों कम? नहीं, विड्रॉल में कैश विड्रॉ है। कैश क्या होता है ना सर, हमारे पास में जब डिपॉजिट नहीं आएगा तो कैश शॉर्टेज रहता है। अब कैश जो रिजर्व बैंक रिलीज करता है, स्टेट बैंक को देता है, वो इक्वल डिवाइड होता है अपने रेशियो के हिसाब से, सारे बैंक को दिया जाता है। तो गवर्नमेंट का भी पॉलिसी है, कैशलेस है, या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कितने पैसे जितने भी आए कंप्लीट हम लोगों ने ट्रांजेक्शन करके दिया और अभी भी करते जा रहे हैं। इसी वजह से सर नहीं, कैश का जो है लास्ट मीटिंग में हमने डिसीजन लिया है कि इसको बढ़ा दिया जाए, ताकि उनका अंदर में जो पैनिक है, और कुछ लोग जो ये कर रहे हैं कि बैंक को स्थिर करना चाहते हैं, तो उनको रोकने के लिए हम लोगों ने मीटिंग में पॉलिसी डिसीजन लिया है कि इसको बढ़ाया जाए। कुछ हमने डायरेक्शन दे दिया है अपने ब्रांच मैनेजर को कि इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। और ऑनलाइन और आरटीजीएस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रॉपर हम लोग सब कंप्लीट कर रहे हैं। वहाँ पर डे कैश विड्रॉल कितना किया मेरे साथ कितना है सर? अभी एक डायरेक्शन देने के लिए 2 लाख से आसपास। बहुत सारा आप लोगों ने एसेट रियलाइज करा डिफॉल्टर से किया है, लेकिन आप जो अनएबल टू सेल का उसको डिस्पोज नहीं कर पा रहे, क्या रीजन क्या? ये सरफेसी एक्ट के तहत सर हम लोग इसको डिस्पोज कर रहे हैं। अभी 1-2 प्रॉपर्टी को फाइंड आउट किए हैं, उसको प्रोसेस चल रहा है सर।
क्योंकि प्रॉपर्टी सील कर दिया गया, सिक्योरिटी मजिस्ट्रेट के सामने सील होता है, तो हमने एप्लीकेशन दिया है, कुछ प्राइवेट पार्टीज आ रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं, ओपन इसको ऑक्शन किया जाएगा। उसके लिए भी हम लोग पॉलिसी डिसीजन ये ले रहे हैं कि किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर 10 करोड़ है तो उसको हम लोग ओपन ऑक्शन करके जो पैसा आ जाता है वो पैसा तो हमारा लिक्विड में आ जाएगा। बैलेंस जो अगर अगर 10 करोड़ में, एक एग्जांपल है कि अगर 7 करोड़ का अगर हमारा रिकवरी हो जाता है ऑक्शन से, बाकी 3 करोड़ जो बचा है उसके ऊपर में हम लोग क्या सिविल सूट जा सकते हैं। उसका जो गारंटी जो अलग गारंटी देता है उसका भी जिम्मेदारी बनता है कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। तो इस पे हम लोग लीगल एडवाइस लेके फर्दर बहुत जल्दी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना चाहते, तो इसलिए हम लोग ने ये प्रपोजल भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का भी पॉलिसी डिसीजन बनाया है। प्लस आपको अगर ये कंपनी अगर एक साथ अगर एनपीए का ले लेती है तो उनका तरफ से भी कंपनी से हमारी बात चल रही, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बट उन लोग टेक्निकली सर्वे करने के बाद ही हमारा जो अगर 500 करोड़ है तो उसको कितने में उन लोग उनका जो असेसमेंट कमेटी है वो डिसाइड करने के बाद ही फाइनल डिसीजन आएगा। तो मैं कम से कम अगर एक बार ये सक्सेस हो जाता है तो मैक्सिमम हमारा एनपीए को सेल करके हम लोग पैसा लिक्विड मनी लेके बैंक को दोबारा से ट्रैक में फास्ट लेके आने की कोशिश करेंगे। सर क्या बैंक का आप लोगों का नया कमेटी आने के बाद आप लोगों ने क्या कोई इंटरनल असेसमेंट किया कि जो अभी प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिन लोगों के ऊपर, उसमें टोटल लोन अमाउंट मतलब कितना दिया गया, जो इरेगुलरिटीज बताया जा रहा है लोन डिस्बर्समेंट में? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इलेक्शन से अभी जो प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब वो एमपी कैंडिडेट थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था बाकायदा एसएचओ अबरडीन को, जिसमें उन्होंने कुछ कंपनीज का नाम लिखा था, वो कंपनीज भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है उनमें से कुछ, तो उसमें टोटल 140 करोड़ का कुछ फिगर उन्होंने बताया। 124 जी। के अबाउट उनका लेटर जी। तो उसमें से अभी आप लोगों ने कितना, क्या कोई इंटरनल असेसमेंट है सर आपके पास? नहीं सर, इंटरनल क्या है कि उनके पास कंप्लेन आने के बाद कंप्लीटली आपका जितने भी अकाउंट है सबको सीज करके लेके डॉक्यूमेंट। अब उनका इंक्वायरी चल रहा है, तो जब तक वहां से फाइनल नहीं बताएंगे कि सेल कंपनी कितनी थी और लोन जो जेन्युइन लोन है उसमें रूल रेगुलेशन का रिजर्व बैंक का वायलेशन करके लोन दिया गया है, वो अलग अलग मैटर है। तो सर और एक चीज सर, आप लोग नया कमेटी आने के बाद सर बैंक के तरफ से कोई ना प्रेस रिलीज आया कि चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है सर? ये नहीं जो आया ये डेली टेलीग्राम में 2 दिन ऑल इंडिया रेडियो में आया सर। नहीं, हम लोग सर तो बाकी मीडिया, आजकल डिजिटल जमाना है सर, डेली टेलीग्राम जो है हम मानते हैं कि गवर्नमेंट का पेपर है, लेकिन क्या प्राइवेट मीडिया को कुछ समझते नहीं? क्योंकि पब्लिक जो है ज्यादातर प्राइवेट मीडिया ही जो है कंज्यूम कर रहा है आज के डेट में। इकोफ इंडिया कुछ कुछ पेपर में आए थे सर। प्राइवेट असल में क्या है सर, नए कमेटी आने के बाद में अभी एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद ही ये डेवलपमेंट आया, तो हम लोगों ने भी कहीं ऐसा कोई स्टेटमेंट देने के लिए थोड़ी सी सर दूसरा सर, आपका बैंक का वेबसाइट बहुत आउटडेटेड है, फिगर्स जो है आपका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है बैंक की वेबसाइट में। आप लोगों का कमेटी मेंबर्स, पिछला जो आपका कमेटी था चेयरमैन वाइस चेयरमैन, वही अपडेटेड नहीं है। आप लोगों का तो बात छोड़ दीजिए। तो ये सब सर अगर आप लोग अपडेट रखेंगे तो लोगों को कम से कम भरोसा आएगा बैंक के ऊपर कि ठीक हम है। लोग हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड और बैंकिंग साइड सभी रिजर्व बैंक और नाबार्ड का टाइम टू टाइम सर्कुलर आता है, गाइडलाइन आता है, उसके हिसाब से हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और इसको जल्द से जल्द कुछ महीने के अंदर ही इसको लोगों के विश्वास को कायम रखने के लिए सारे गवर्नमेंट के जो नाबार्ड और रिजर्व बैंक के फाइनेंस रूल्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जो उनका सजेशन आता है, इसको रिव्यू करके हम लोग फाइनल एक लीगल डॉक्यूमेंट के तहत लोगों के ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको सामने रखूंगा नेक्स्ट जब भी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन जल्द से जल्द ये करने जा रहे हैं कि कोई लोगों के बीच में ऐसा पार्शियलिटी और बेसिकली ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। प्रीवियसली कुछ देखा गया है कि ये पॉलिटिकल बैनर में भी यूटिलाइज किया गया था, बट अभी का बोर्ड इसमें हम लोग नॉन पॉलिटिकल, हम लोग किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं एक पार्टी से, बाकी मेंबर एक पार्टी से, लेकिन जब कोऑपरेटिव बैंक की बात आता है तो हम लोग का एक ही है कि इसको बैंकिंग के काम जो हो रहा है उसको आगे बढ़ा के, ना कि इसके बैक साइड में और अदर साइड में पॉलिटिकल
बेनिफिट उठाया जाए बैंक से। अभी इस क्रिटिकल सिचुएशन में तो हमारा एक ही एम है कि कैसे भी करके इस बैंक को स्टेबल किया जाए, इसका फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक किया जाए। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और लीगल एक्सपर्ट के साथ में डिस्कस करने के साथ, क्योंकि कहीं ऐसा कोई लीगल मतलब पॉइंट इलीगल काम ना हो जाए, जो वायलेशन पहले हुआ वायलेशन ना हो जाए। तो इसमें हमारा ऑफिशियल भी बराबर, एडमिनिस्ट्रेशन भी, चीफ सेक्रेटरी सर भी, फाइनेंस सेक्रेटरी और आरसीएस सर भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि क्या फाइनेंशियल हेल्थ है बैंक का, विड्रॉल हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, प्रॉपर हमारा ऑफिशियल जाता है, उनके साथ मीटिंग चल रहा है। सर एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है सर, क्या अभी एट प्रेजेंट बैंक कोई फ्रेश लोन्स इशू कर रहा है? क्योंकि बैंक का कमाने का जरिया यही होता है कि लोन देता है और फिर इंटरेस्ट से बैंक जो है कमाता है। तो अगर आप फ्रेश लोन्स नहीं इशू करेंगे तो बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ जो है और खराब होगा। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ क्या अभी आप लोग फ्रेश लोन्स इशू कर रहे हैं, और अगर नहीं तो आगे आप लोगों का क्या डिसीजन रहेगा, कब तक आप लोग जो है, क्योंकि बैंक का कमाई का जरिया ही वो है। जी सर, इसके लिए हमारा 28 तारीख को जो मीटिंग हुआ था उसमें किसान का जो लोन है और आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से उनका लोन है, कुछ लोन हम लोग अभी रिलीज करने जा रहे हैं, कुछ एफडी प्रपोजल भी देने जा रहे हैं, छोटे बड़े भी, बड़े लोन को भी बंद करके रखे हैं, अभी लोन नहीं दे रहे हैं। लेकिन किसान और मध्यम और नीचे जो काम करने वाले उनके लिए कुछ कुछ स्कीम हम लोग implement करने जा रहे हैं। तो कल डिस्कशन हुआ, कल का मीटिंग। ये अब तक का जितना भी एपिसोड हुआ है, जितना भी घटनाक्रम हुई है, क्या आपको लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? हाँ, इसमें कुछ लोग पॉलिटिकली एडवांटेज लेने के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन हमको उस पे जाना नहीं है, पॉलिटिकल पे। जो सच है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, अगर वो गलत किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। और ये भी बताना चाहते हैं कि अगर हमारा एम्प्लॉय इस केस चार्जशीट में आता है तो उसके ऊपर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए हमने डिसीजन ले लिया। कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट से उसके ऊपर इंक्वायरी करके उनको सस्पेंड टर्मिनेट तक किया जाएगा। और नेता अगर कोई, अगर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर उनके ऊपर चार्जशीट प्रूफ होता है तो उनको भी हमारा जो भी रेगुलेशन के तहत, जो भी कानून के तहत, उनको परमानेंटली बार किया जाएगा। ये बोर्ड फ्री एंड फेयर काम करेगा, एज पर रेगुलेशन बायलॉज के साथ काम करेगा। और अभी जो इंक्वायरी चल रहा है उसमें फुल्ली हमारा 100% सच्चाई के साथ, क्लैरिटी के साथ में, किसी को मौका ना दिया जाए कि कोई हमारे ऊपर में आरोप लगा पाए। वो विश्वास दिलाते हैं कि ये हमारा प्रॉपर काम चल रहा है और हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे लोग भी, स्टाफ सभी ऑफिशियल लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। नया बोर्ड को वापस ट्रैक में आने में और एफपी को कम करने में, अंडर कंट्रोल लाने में कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम फ्रेम दे पाएंगे? टाइम फ्रेम क्या है कि हमने जैसे पॉलिसी लोन रिकवरी करना, एसेट को सरफेसी एक्ट के हिसाब से केस को सेटल करना, ये थोड़ा सा लीगल प्रोसेस में टाइम लगता है। क्योंकि और दूसरी बात ही, अगर हमारा जो एआरसी के तहत जो बात करें एनपीए का, तो ये मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, और भी कंपनी के साथ में बात चल रहा है कि इसको एक साथ कैसा सेटल किया जाए ताकि बैंक को पैसा जल्द से जल्द आ जाए और इस सिचुएशन से हम उबर पाए। सर हम लोग देखते हैं सर, भातू बस्ती में एक बहुत बड़ा होटल है, डेयरी फार्म जंक्शन में एक बहुत बड़ा होटल है, इसके सामने कोऑपरेटिव बैंक का बोर्ड सालों से लगा हुआ है। कई बार ऑक्शन के लिए आप लोगों ने, वेबसाइट में भी मैंने आपको देखा, तो आज भी न्यू करके उसमें उसका ऑक्शन में आता है, वो बहुत पुराना ऑक्शन का लेकिन नोटिस है। लेकिन अभी तक ये सब प्रॉपर्टीज आप लोग क्यों ऑक्शन नहीं कर पाए सर? रिजर्व प्राइस क्या आप लोगों ने ज्यादा रखा है और क्या कोई खरीद नहीं रहा है, क्या इशू है सर? क्योंकि प्राइम एरियाज में प्रॉपर्टी है। जी सर, उस पे ऐसा है ना सर कि भातू बस्ती का जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर में हम लोग ने प्रोसेस कर दिया है ऑक्शन करने के लिए, और प्लस डेयरी फार्म की जो प्रॉपर्टी है शायद उन्होंने डिपॉजिट कर दिया है। वो प्रॉपर्टी जो मैनन समथिंग किसी का था तो उसका ऑलरेडी डिपॉजिट क्लियर हो गया, उन्होंने पैसा जमा कर क्लियर हो गया। भातू बस्ती का रिसेंटली हमने, वो सील्ड बिल्डिंग है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लेटर दिया है, उसके लिए कुछ ऑफर्स भी आए हैं, ओपन टेंडर होगा, वो भी जल्द से जल्द ऑक्शन हो जाएगा। उसका चलता है और जल्दी से हो जाएगा। असल में क्या है ना सर, इसमें एक चीज बोलना था कि अब उसको जो लोन दिया गया है प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके,
वो लोन प्रिंसिपल अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट होते हुए एनपीए में बहुत ज्यादा हो गया। तो इसके वजह से प्रॉपर्टी वो आपका 5 करोड़ अगर उनको लोन दिया है तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट 10 करोड़ के आसपास नियरअबाउट पहुंच गया है। तो ये उस रेट में उसका वैल्यू नहीं है जितना कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ के आ गया। तो हम लोगों ने सरफेसी एक्ट के हिसाब से हमारे जो एडवोकेट लॉयर है उनसे कंसल्ट कर रहे हैं कि क्या हम मिनिमम मैक्सिमम जो ऑप्शन में रिकवरी हो जाता है वो कर सकते हैं, और बाकी पैसा जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसको क्या हम लोग सिविल सूट के तहत या सिक्योरिटी जो दिया है उनके तहत रिकवरी करने के लिए, ये भी हमने लीगल एडवाइस के लिए हमने लिखा है। तो बहुत जल्दी आएगा। तो अगर एक दो प्रॉपर्टी ऐसा ऑप्शन हो जाता है तो बाकी प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी हो जाए। सेम मेथड में ये सब आपको ये 3 वीक के अंदर में जो हम लोग इनिशिएट किया आप लोगों को बताते हैं। हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग है और कोऑपरेटिव सेक्टर से बहुत सालों से जुड़े हैं, किसान के नेता भी हैं और हमारे बोर्ड के मेंबर सोरेन सिंह जी आपके सामने 2 बार। मेरा नाम सोरेन सिंह है, मैं किसान हूँ, किसान परिवार से हूँ। और ये कोऑपरेटिव बैंक जो बना ये 1966 में किसानों से ही बना। इसका शुरुआत गफूर मास्टर के घर से हुआ था, जिसमें पहले 2 पुराने ओल्ड मैन थे, एक जंगली घाट का कादर बख्श बाबू और एक गारा चलान का मोटा बाबू बोलते, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। इनका साथ से शुरुआत हुआ और बढ़ते बढ़ते ये इतना बढ़ गया कि जैसे बरगद का पेड़ फैल गया। आज जितना ब्रांच कोऑपरेटिव बैंक का है इतना किसी का नहीं, इसका इतना पैर फैल गया है। अब पैर फैलने से अगर कोई तरफ डाली झुकता है तो टेकी लगाना है, तो टेकी हम लगाने के लिए तैयार हैं। और जो लोनर्स लोन लिए हैं उनसे मेरी विनती है कि आप बैंक में आके लोन लिए हैं तो बैंक में आकर लोन जमा करना है। बैंक जो है लेन देन करने वाला चीज है। मैं किसान कोऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी से आया हूँ हुस्नाबाद और किसान ही हूँ। 2004 से अभी तक मैं उसका चेयरमैन हूँ और बैंक से हमेशा जुड़ा रहता हूँ। केसीसी कार्ड सब फार्मर को देना चाहते हैं, केसीसी किसान फार्मर को देंगे। ये जो गलत रिमर लिखा है ये गलत किया है, किसान के ऊपर ये जुल्म किया। ये सही रूमर देना था कि ऐसा होने से ऐसा होगा, ये गलत रूमर में चले गया। ये गलत रूमर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये किसान का बैंक है, किसान को आगे बढ़ाना है। किसान अन्नदाता है और अन्नदाता का ऊपर अगर इंजाम लगाएगा तो अच्छा नहीं होगा। किसान एक है अन्नदाता जो सब कुछ कमा के हर लोगों को खिलाता है, हर एक चीज, चावल से लेके नीमक तक किसान ही बनाता है। तो ये जो गलत एलिगेशन पेपर में डाल देते हैं, व्हाट्सएप में डाल देते हैं, गलत डालते हैं। सही तरीका एडवाइस करो। अगर हम कोई गलत में जा रहे हैं तो सही तरीका का एडवाइस हम लोग को दो कि ये एडवाइस से करने से हम लोग बढ़ेगा। बढ़ने वाला एडवाइस करे, गलत वाला ना करे। जो करते हैं वो गलत करते हैं, सही वाला करे। सबसे मेरी यही विनती है। और जो लोन लिए उनसे भी विनती है कि लोन लिए हैं, बैंक देने के लिए नहीं दिया, बैंक में आके लिए हैं, लोन बॉन्ड भरे हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड भरे हैं, डिक्लेरेशन भरे हैं। तो उनमें तीनों में बड़ी ताकत है। उसको अगर समझ के अगर लोन देने से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसान का बैंक है, किसान को डूबने नहीं देना। बस जय हिंद।